अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में कि सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है, और फिर फर्दर मोर हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, द रोल ऑफ नेचर एंड द रोल ऑफ नर्चर के बारे में, और फिर बात की जाएगी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है। द लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस बाय विच पीपल डेवलप देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। बेसिकली हम सोशलाइजेशन कहते हैं अपने समाज में घुलना मिलना, लोगों से बोलचाल, उनसे घुलना मिलना, अपने माशरे के बारे में जानना, अपनी सराउंडिंग के बारे में जानना, अपने कल्चर को सीखना, और एक ऐसा लाइफ लॉन्ग सोशल एक्सपीरियंस लोगों से जो है इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो है ह्यूमन पोटेंशियल का, इंसानी सलाहियतों का डेवलप होना, ये सब आ जाते हैं हमारे पास सोशलाइजेशन के अंदर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए इंसान जो है वो अपनी सारी जो है सलाहियतों उनके बारे में जानता है कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियत है, और वो अपने कल्चर को सीखता है, और इस बात को सीखता है कि हाउ टू सर्वाइव, व्हाट टू थिंक, हाउ टू एक्ट, इन सब चीजों के बारे में सीखता है। ठीक है, हम बात करें फिर तो ये हमारी सोसाइटी का, हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोशल एक्सपीरियंस के बगैर अगर कोई इंसान किसी इंसान के पास सोशल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सोशलाइज नहीं करता, वो समाज में घुलता मिलता नहीं है, लोगों से नहीं मिलता, इंटरेक्ट नहीं करता, तो उसको पता नहीं लगता कि हाउ टू एक्ट और कम्युनिकेट। उसको नहीं पता लगता कि वो कैसे एक इफेक्टिव वे में, एक मीनिंगफुल वे में किसी से बातचीत करे या कोई काम करे। ठीक है, तो इसी तरह फिर जब कोई एक इंसान के पास सोशल एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसको यही नहीं पता कि वो क्या बात करे, कैसे बात करे, और क्या काम करे, कैसे काम करे, तो क्या होता है कि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह फील होता है रादर देन अ पर्सन। ठीक है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल ली एना के केस की, द केस ऑफ एना, जो कि एक 5 साल की बच्ची है। इसके बारे में अगर हम इसके केस की बात करें तो एना एक ऐसी बच्ची है जो कि पेंसिल्वेनिया फार्म हाउस में जो है वो डिटेक्ट की गई थी बाय अ सोशल वर्कर। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता लगा कि सेकेंड फ्लोर स्टोरेज रूम में एक बच्ची है, उसको बांध कर रखा हुआ है, जो कि 5 साल की, उसकी उम्र 5 साल की है, और उसको एक चेयर पे बांध के रखा है, और उसके हाथ जो है वो उसके सर के साथ बांधे हुए हैं ताकि वो मूव ना कर सके। उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो आइसोलेटेड बच्ची थी, और वो एक जो है वो मेंटली इंसेन कह लो या मेंटली रिटार्डेड औरत की 26 साल की लड़की की जो है वो बेटी थी, जो कि बेसिकली एक नाजायज औलाद थी, और लड़की का बाप नहीं चाहता था कि वो उसको अपने पास रखे। पहले 6 महीने तो उसने कोशिश की कि वो किसी भी जो है ना वो अनाथ आश्रम को उसको दे दे, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी उसको ऐसा जो है उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके वेलफेयर के लिए वो आगे दे सके और किसी भी जो है इस तरह एजाइलम में उसको रखा जा सके। तो फिर क्या हुआ कि उसने उसको अपनी ही जो है वो स्टोरेज रूम में बंद करके रख दिया। उसको इतना दूध मिलता था रोजाना का जिससे वो सरवाइव कर ले। ठीक है, और इससे ज्यादा उसका ख्याल नहीं रखा जाता था क्योंकि उसके लड़की के बाप को लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, एना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इस तरह फिर जब एना को डिटेक्ट किया गया तो वो 5 साल की थी, और उसके कपड़े बहुत गंदे, और वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसके हाथ और बाजू ऐसे थे कि जैसे कोई माचिस की तीलियां हो, और उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा नागवार थी। जब उसको वहां पे लिया गया, उसको रेस्क्यू किया गया, फिर जब उसको जो है वो लेके गए और उसकी फुल जो है वो केयर वगैरह की, तो किंग्सली डेविस को इन 1940 पता लगा। 1938 में एक सोशल वर्कर ने उसको जो है वो डिटेक्ट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, और किंग्सली डेविस को 1940 में पता लगा। फिर उन्होंने उसके बारे में जो है वो रिसर्च की और पता लगा कि वो इतनी मतलब उसकी सोशल आइसोलेशन की वजह से, जो सोशलाइजेशन उसकी नहीं हो सकी, उसकी वजह से उसको ये नहीं पता हाउ टू एक्ट, नॉट इवन हाउ टू स्माइल और लाफ। उसको कुछ भी नहीं पता कि उसने बातचीत कैसे करनी है, जो कि सोशल आइसोलेशन का नुकसान था। इसीलिए सोशलाइजेशन जो है वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशलाइजेशन के जरिए से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है, हमारे कॉन्स्टेंट पैटर्न्स या कॉन्स्टेंट तरीका अतवार जिसके जरिए से हम सोचते हैं, कोई काम करते हैं या कुछ महसूस करते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारी द वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग, ये सब मिलके हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारी शख्सियत को बनाते हैं। ठीक है, अब हमारी शख्सियत डेवलप कैसे होती है, बाय इंटरनलाइजिंग द सोसाइटी और सराउंडिंग। जब हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, हम उसको समझते हैं, हम अपने कल्चरल पैटर्न्स को देखते हैं, हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और जब हम किसी और को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे अंदर क्या सलाहियत है, और हम फिर उस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब अपनी सोसाइटी को जो है वो ऑब्जर्व करने से आता है।
उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बेसिकली दो बातों को मद्देनजर रखा जाता है, एक नेचर और दूसरी नर्चर। नेचर के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान का जो बिहेवियर है वो उसके अंदर इंस्टिंक्टिव है, यानी कि वो पैदाइशी तौर पे है। लेकिन नर्चर की बात की जाए तो क्या कहा जाता है कि इंसान का जो बिहेवियर है, द वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग, वो उसको जो है वो इंस्टिंक्टिव नहीं है, वो उसको लर्नड है, वो सीखता है, वो जो है वो अपनी सराउंडिंग से उसको सीखता है। इस बात से ये बात वाज़ेह होती है कि केयर और नर्चर यानी कि हमारी नशोनुमा, हमारी जो परवरिश और हमारी जो केयर है वो दोनों जरूरी है एक इंसान के पूरा फिजिकली और मेंटली ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अगर बात की जाए तो आज से 1 सदी पहले लोगों का मानना ये होता था कि ये जो सारी चीजें हैं, खसूसियात, इंसान का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी इंस्टिंक्टिव होते हैं, पैदाइशी तौर पर होते हैं। लेकिन बाद में इस बात को डिनाई किया गया। इसके अंदर हम 2 पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ेंगे। एक, द बायोलॉजिकल साइंस, द रोल ऑफ नेचर, कि नेचर का क्या रोल है। जैसे चार्ल्स डार्विन की हम बात करते हैं, उनका चार्ल्स डार्विन 1859 में उनकी एक स्टडी ऑफ एवोल्यूशन आई थी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे उनकी एक थ्योरी आई थी। उसके अंदर उनका मानना था कि इंसान का जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टिव है, वो पैदाइशी तौर पे अपना जो करता है, जो सोचता है, जो वो जो है, जो भी उसके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह वो सब इंस्टिंक्टिव है, ठीक है। और जैसे कि यूएस में लोगों का मानना था कि कुछ लोग जो है वो क्रिमिनल पैदा होते हैं, कुछ जो आदमी है वो नेचुरली तौर पर जो है वो अक्ल शऊर के मालिक होते हैं, और औरतें नेचुरली तौर पर इमोशनल होती हैं। ये सब जो है इनका मानना है कि नेचुरली इंसान के अंदर जो भी है उसका बिहेवियर वो सब नेचुरल होता है, ठीक है। और जो है पीपल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कल्चर। अब क्या हुआ कि लोगों ने जो एक जो है कम्युनिटी वो दूसरी कम्युनिटी से मुख्तलिफ है, तो ये कल्चर डिफरेंसेस की बजाय उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि वो नेचुरली ऐसे हैं, वो नेचुरली एक दूसरे से वो डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस है, कल्चर का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है वो कहा कि जो कम्युनिटीज जो है या जो सोसाइटीज जो है वो कम डेवलप्ड हैं, जिनके ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं है, जो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी, तो उनकी वजह भी यही है कि उनके लोग जो है वो लेस ह्यूमन है, नेचुरली उनके अंदर कैपेबिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द रोल ऑफ नर्चर की, जो कि नर्चर बेसिकली हम कहते हैं आपकी परवरिश को, तो उसका अगर सोशल साइंसेज में बात करें तो जॉन बी वॉटसन का मानना ये था कि जो है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर नहीं होता। उन्होंने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी, जिसके अंदर उन्होंने बात की कि बिहेवियर इंस्टिंक्टिव नहीं होता, यानी कि पैदाइशी तौर पर इंसान को नहीं कुछ भी पता होता, वो सीखता है। वो अपनी जब जैसे जैसे वो सोशलाइज करता है, वो अपनी दुनिया में आता है, लोगों से मिलता जुलता है, वो बातों को सीखता है, दूसरों को देख कर, खुद करके, समझ के, इस तरह वो चीजों को सीखता है, उसका बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है अगर बात की जाए कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से डिफरेंट होती है, तो उन्होंने जैसे पहली जो है बायोलॉजिकल साइंस में उन्होंने इस बात को किया कि ये नेचुरली ऐसा होता है, तो उन्होंने इस बात को जो है जॉन बी वॉटसन ने इस बात को डिनाई किया, और उन्होंने कहा कि ये कल्चरल पैटर्न्स है। एक सोसाइटी जो दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट है, तो ये उसकी सकाफत, उसकी कल्चरल पैटर्न्स की वजह से वो डिफरेंट है, ये नेचुरली नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सारे लोग हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर रूटेड इन नेचर बट इन नर्चर। उनका मानना था कि वो नेचर में रूटेड नहीं है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नेचुरली वो सीख के नहीं आता कि क्या करना है, क्या नहीं करना, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, हाउ टू थिंक, वो ये नेचुरली नहीं सीख के आता, बल्कि जब उसकी परवरिश की जाती है, जब वो लोगों को देखता है, उसको सिखाया जाता है, जो उसे बातें सिखाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उसका बिहेवियर जो है वो सेट होता है, ठीक है। अब उनका मानना ये था कि ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल रोल बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन फंक्शनिंग जितनी भी है वो सारी जो ऑर्गन्स हमारे फंक्शन कर रहे हैं सारी बायोलॉजिकल से रिलेट करती है, बायोलॉजी से रिलेट करती है, लेकिन जो है नेचर से ज्यादा अब बायोलॉजी से रिलेट करती है। और हमारे अंदर कुछ हमारी ऐसी खसूसियात हैं, कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो हमें अपने इंसेस्टर्स से मिली हैं, जैसे कि किसी के अंदर म्यूजिक, आर्ट और इस तरह की जितनी भी खसूसियात हैं, हमें कुछ खसूसियात होती है हमें अपने इंसेस्टर्स, आबाओ अजदाद से मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान का बिहेवियर सारा ही नेचुरली सेट होता है, नहीं। जो हमें अपनी इनहेरिटेड खसूसियात मिलती हैं, अपने आबाओ अजदाद से जो हमें खसूसियात मिलती हैं, वो मिलती तो हमें जो है इनहेरिटेड है, लेकिन उनको रेज करना, उनको समझना, उनको उनके ऊपर काम करना, उनको आगे बढ़ाना, ये थ्रू नर्चर यानी कि हमारी परवरिश के थ्रू होता है कि हमें किस तरह सिखाया जाता है कि हाउ टू प्रोसीड। अब एक क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन जब तक हम उसको खुद आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुद उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो नर्चर प्लेज मोर इम्पोर्टेंट रोल देन नेचर। नेचर से ज्यादा जो है वो नर्चर का रोल होता है। और ऐसा नहीं है कि नेचर के रोल को हम जो है वो साइड पे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन नर्चर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि परवरिश ज्यादा मैटर करती है नेचुरली बिहेवियर की निस्बत।
अब हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसके बाद एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है। हमारे पास कुछ सोशलाइज करने के लिए, इंसान को अपने मुआशरे के बारे में सिखाने के लिए, उसकी सलाहियतों को उभारने के लिए, उसके कल्चर से उसको हम आहंग करने के लिए, उसको सिखाने के लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है जो हमें हमारे सीखने में, हमारे सोशलाइज करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे फैमिली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। फैमिली बेसिकली क्या है, हमारे अपने लोग, हमारे घर के लोग जो हमें सिखाते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उठना बैठना, हमें ये सारी चीजों के बारे में सिखाते हैं। वो एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है जो हमारी परवरिश करते हैं, जो हमें चीजों के बारे में बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके अलावा वो अगर स्पेसिफिकली खुद ना करें तो जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। वो जैसे बचपन में जो है बच्चे जब नए नए सीखना शुरू करते हैं तो वो जो है वो मदर फादर गेम्स इस तरह खेलने लग जाते हैं, अपने माँ बाप का रोल निभाने लग जाते हैं, उनके रोल में फिट इन होने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने माँ बाप से सीखते हैं, ठीक है। तो वो उनको सोशलाइज करना सिखाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वो एक मुआशरे में फिट रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, ठीक है। अब वो उन्हें जो है वो रेस और क्लास के बारे में बताते हैं कि जैसे अब एक रेस जो है वो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, और क्लास जो है वो पहले तो जब वो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स की तरफ मिलती है, बाद में वो अपने मेरिट बेसिस पे से चेंज कर सकता है, लेकिन फर्स्टली हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो हमें बताते हैं कि हमारी रेस क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हम किस तबके के लोग हैं, हमारी नस्ल क्या है, और आगे जो है वो हम लोअर क्लास है, अपर क्लास है, ये सारी चीजों के बारे में हमारी जो है वो फैमिली हमें बताती है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें सोशलाइज करना सिखाती है। जैसे अगर लोअर फैमिली के लोगों को देखें तो वो मोस्टली बच्चों की ओबीडियंस को प्रेफर करते हैं कि बच्चे जो है वो ओबे करें हर बड़े की बात को, माने उसकी बात को, और अगर वो नहीं मानते तो उनको जो है पनिशमेंट दी जाए ताकि वो फर्दर फ्यूचर में ऐसा ना करें। और उसके अलावा अगर हम बात करें अपर क्लास की तो वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि जो उनको बच्चों को जो अपने लिए बेटर लगता है ना वो अपने लिए वो करें, ठीक है। इस तरह जो है वो डिफरेंट जो है क्लासेस, डिफरेंट रेसेस जो है डिफरेंट जो है वर्क परफॉर्म करती है इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, जिसके जरिए से वो उनके बच्चे को पता लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक सोसाइटी में कैसे फिट इन रह सकते हैं वो। अगर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल सेकंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जो सोशलाइजेशन बच्चों की मदद करता है। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो जाके वहां पे बहुत कुछ सीखते हैं, वो रेस के उनको पता लगता है कि हाँ ये जो है वो ब्लैक पीपल को प्रेफर करेंगे, व्हाइट पीपल को प्रेफर करेंगे, वो अपनी जो है वो अपनी तरह के लोगों के साथ दोस्ती वगैरह करने की कोशिश करेंगे। तो उनको रेस, क्लास इक्वालिटी, जैसे अब कोई अपर क्लास के पास जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, लोअर क्लास को, फिर इनको पता लगेगा कि किसकी क्या प्रेस्टीज है, किसकी क्या वैल्यू है, तो वो उसके बारे में सीखेंगे। तो स्कूल में इन सब चीजों के बारे में सिखाते हैं। इसके अलावा सीखा जाता है, इसके अलावा जेंडर की अगर बात की जाए तो जेंडर के बारे में बच्चों को नॉलेज आता है कि वो जब देखते हैं कि जो लड़के हैं वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं और जो है वो आउटडोर गेम्स वगैरह और आउटडोर वर्किंग्स में आगे होते हैं, जबकि लड़कियां जो है वो जो है होम वर्किंग्स में जो है वो टीचर्स की मदद वगैरह करती हैं। या फिर इसके अलावा लड़के जो है वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं और लड़कियां थोड़ी जो बेटर बिहेव्ड होती हैं। तो इस तरह हमें उनको जेंडर डिफरेंस का भी पता लगता है। और फिर व्हाट चिल्ड्रन लर्न, अब यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते तो हैं ही, उन्हें अपने कल्चर का, अपनी चीजों के बारे में पता लगता है, अपनी सोसाइटी के बारे में पता लगता है, लेकिन उसके अलावा वो और भी टर्म से जो है ना वो आगाह होते हैं। जैसे अब वो एक स्पेलिंग बी, जैसे गेम है स्पेलिंग बी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये तो पता लगता ही है कि हाउ टू स्पेल, बट उसके अलावा उनको ये भी पता लगता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो विन करेंगे, अगर वो बुरा परफॉर्म करेंगे तो वो लूज करेंगे। यानी कि विनर्स और लूजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, उनको डिफरेंट चीजों के बारे में पता लगता है। और ये एक ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी काम करता है कि जैसे एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बच्चों को फॉलो करने होते हैं और उनको पता होता है कि इन्हें फॉलो करना है और फर्दर मोर फ्यूचर में भी उनको जिस भी इंस्टीट्यूशन में जॉब वगैरह करनी है वहां पे भी रूल्स को फॉलो करना होगा। तो इस तरह वो उनकी सोशलाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है। थर्ड की बात की जाए तो द पीयर ग्रुप में अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसे बच्चों का ग्रुप, यहाँ पे अ सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स हैव इंटरेस्ट, सोशल पोजीशन एंड एज इन कॉमन, ऐसे बच्चों का ग्रुप जिनके इंटरेस्ट भी सेम है,
कि वो क्या करना चाहते हैं वो भी सेम है बात, उनकी सोशल पोजीशन यानी कि उनकी रेस, क्लास, ये सब चीजें भी सेम है और उनकी एज भी सेम है। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं पीयर ग्रुप। और बच्चे जो है जब पीयर ग्रुप बनाते हैं, जब जो है हम कह लें कि एक तरह से उनकी जवानी का आगाज होता है, तो वो कुछ अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लेते हैं जिसके अंदर वो बातें वगैरह करते हैं, अपनी सीक्रेट्स वगैरह शेयर करते हैं, एक दूसरे से ऐसी बातें शेयर करते हैं जो शायद बड़े उनसे नहीं कर सकते। और जो है इससे जो है वो अपनी एक बात तो वाजह होती है कि हर बच्चा जो है वो अपने ग्रुप को जो है वो सबसे अच्छा समझता है और दूसरों को जो है वो उसके मुकाबले में कमतर समझता है। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के पीयर ग्रुप्स पे ख्याल वगैरह रखते हैं, और जो बेसिक कंट्रोल होता है उनका, जैसे कॉलेज वगैरह जाना, वो पेरेंट्स का ही होता है, लेकिन पीयर ग्रुप्स का भी कंट्रोल होता है कि जैसे म्यूजिक, मूवीज वगैरह जाना और इस तरह का जो है वो सारा सिस्टम जो है वो पीयर ग्रुप्स में होता है। और फिर इस तरह बात करते हैं हम इसके अंदर एंटिसिपेटरी पार्टिसिपेशन की, तो वो इस बात को कहते हैं कि जब कोई एक इंसान एक चीज को देखता है और वो उस चीज का हिस्सा बनना चाहता है, जैसे एक ग्रुप को एक बच्चा देखता है और वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, तो उस ग्रुप की खसूसियात, मतलब उसके लोगों की जो खसूसियात हैं कि जैसे उसके अंदर लोग हैं वो क्या करना पसंद करते हैं, वो कैसे रहना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सके। तो इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी पार्टिसिपेशन, कि किसी चीज में जाने के लिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मास मीडिया की, तो ये चौथा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, इसके जरिए से भी बच्चे सोशलाइज करते हैं। मास मीडिया बेसिकली हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू वास्ट ऑडियंस, यानी कि एक सिंगल सोर्स से ये एक बड़ी ऑडियंस तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया की इन्फॉर्मेशन फैलाता है, न्यूज वगैरह के जरिए से और डिफरेंट जो है वो चीजों के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से हमें डिफरेंट चीजों के बारे में पता लगता है अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सोशलाइज करने में लोगों को बहुत अहम किरदार अदा करता है। द एक्सटेंट ऑफ मास मीडिया, अब अगर हम बात करें कि मास मीडिया का एक्सपोजर, तो 96% जो घर है ना यूएस में, अगर देखा जाए तो वहां पे टेलीविजन है और वहां पे 9 आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड जो है वो टेलीविजन को, उसके अंदर केबल वगैरह और इस तरह का सिस्टम्स हैं और उनको वो यूज करना प्रेफर करते हैं। टेलीविजन अगर देखा जाए तो लोग, बच्चे जो हैं वो मेजोरिटी 4 से 5 घंटे एक दिन में टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, जिससे उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल होती है और वो सोशलाइज करते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें टेलीविजन और पॉलिटिक्स की, तो हमें पता लगता है कि टेलीविजन के बारे के जरिए से, यानी कि मास मीडिया के जरिए से हमें पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अपनी सियासी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, सियासत के बारे में पता लगता है कि सियासत क्या है, कैसे काम कर रही है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है और इसके जरिए हमें वायलेंस के बारे में पता लगता है कि कहाँ पे कैसे जो है वो वायलेंस है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इन सब चीजों के बारे में भी पता लगता है। और ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ पर्सन। इसी के साथ आज का जो है वो लेक्चर खत्म होता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक